अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम माइनिंग के हवाले से बात करते हैं, माइनिंग के दोस्तों को गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं। मुझे पिछले दिनों बहुत से दोस्तों की कॉल्स आई कि सर एक्सपोर्ट के हवाले से आपने कोई अभी तक वीडियो नहीं बताई कि हम अगर किसी मिनरल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या कोई मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या प्रोसीजर है। उसके हवाले से मुझे दोस्तों ने काफ़ी कहा। दोस्त आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्सपर्ट हैं, कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इनसे रहनुमाई लें और अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इंपोर्ट करना चाहता है तो उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या है। तो आइए हम मिलते हैं मिस सुबक से और सबसे पहले हम इनसे जानेंगे, ये अपना तारुफ करवाएं, अपने क्वालिफिकेशन बताएं और कब से इस सेक्टर में काम कर रही हैं। जी थैंक यू। मैं हूँ सुबक सरंदी, कराची से बिलोंग करती हूँ, मगर आज इनसे मिलके पता चला कि आजकल ये माइनिंग के बिजनेस पे है। मेरी एजुकेशन आई डिड माय एमबीए फ्रॉम कराची और मेरी जो फील्ड है वो रिलेटेड टू शिपिंग लॉजिस्टिक्स में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, मगर मेरी इंपोर्ट में ज़्यादा है। रही इंपोर्ट की बात, इंपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस। मगर हाँ, क्लियरेंस के वक्त जब आप इंपोर्ट करते हैं तो EIF मस्ट है, उसके बगैर आप शिपिंग क्लियर नहीं होती। मगर मेजॉरिटी हम लोग जो अपनी इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम जब क्लियरेंस के वक्त शिपिंग लगती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बिल ऑफ लेडिंग हमें ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट करें, अगर आपको ड्यूटी और FTA जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक चीज़ होती है जिसकी वजह से कुछ इंपोर्टर्स जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं उनको ड्यूटी भी बहुत अच्छी खासी उनको वेवर या जीरो पे जाती है। रही एक्सपोर्ट की बात, इट्स द सेम प्रोसीजर। पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल वाइज जब शिपमेंट निकल जाती है तो आप कैरियर पे जाके जो भी आपकी लॉजिस्टिक कंपनी है उससे जाके BL अटैच करने के बाद आप गुड टू गो, वो शिपमेंट आपकी मूव हो जाती है। ये है हमारे प्रोसीजर। मतलब उसके लिए भी I-फॉर्म बहुत ज़रूरी है। जैसे इंपोर्ट में हमारी EIF बहुत ज़रूरी है, मगर इंपोर्ट में हमारी EIF बहुत ज़रूरी है और उसी तरह में एक्सपोर्ट में I-फॉर्म की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमें और बैंक की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरत होती है। अब सब कुछ जो है थ्रू चैनल, प्रॉपर चैनल ही होता है और चाहे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो, उसके डिफरेंट उसमें वो होते हैं, ओपन LCs हैं या फिर एडवांस में है, वो सारी चीज़ें एज पर शिपर और कंसाइनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है बैंक और ओपन करने पे, वो सब उसी हिसाब से होता है। इफ यू टॉक अबाउट एक्सपोर्ट, हाँ, माइनिंग के ऊपर अगर बात करते हैं आजकल माइनिंग इज गोइंग गुड। आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मेरे नाज़रीन जो है ज्यादातर जो लोग हैं वो माइनिंग के लोग हैं और उसमें कम पढ़े हुए लोग हैं। अच्छा। बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, एवरेज भी हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने आहिस्ता बताना है ताकि उनको समझ आ सके कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आप जो समझे कि लेमैन है उसने आज तक ना एक्सपोर्ट की है ना इंपोर्ट की है और उसको आपने मुझे 1 by 1 बताना है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका बैंक अकाउंट पहले नंबर पर होगा या पहले कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ये मुझे आप जरा बताइए। हाँ, ऑफ कोर्स कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। बिल्कुल, फर्स्ट तो है कि एक्सपोर्टर होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, उसका अपना NTN होना चाहिए, कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, NTN होने चाहिए, बिल्कुल, और ये है चैम्बर का मेंबर होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो किसी भी चैम्बर, कराची, पाकिस्तान में किसी भी चैम्बर से मेंबर होना चाहिए। उसके लिए ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो NTN कोई भी खोल सकता है, कोई भी एक्सपोर्टर बन सकता है। और बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप LC खोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो थिंग है, जब वेन्यू आप यहाँ से जब एक्सपोर्ट करते हो, चाहे वो मिनरल में कोई भी क्रोमाइट हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो जा किधर रहा है। वो कहीं भी जा रहा है, आपने उसी हिसाब से, क्योंकि ये कमोडिटी आती है सिर्फ 20 फीट में, ये 40 हाई क्यूब में नहीं आ सकती। इसमें क्या फर्क होता है 20 और 40 वाले कंटेनर्स में? वही साइज का फर्क होता है। मगर कौन सा मटेरियल 40 फीट कंटेनर में जाता है और कौन सा 20 फीट में जाता है? टॉवल्स 40 में जाते हैं, टेक्सटाइल 40 में जाता है, मगर जैसे ये राइस हो गए, ये मार्बल हो गया, ये क्रोमाइट, ये माइनिंग की चीज, ये 20 में ही जाता है। हाँ, ये हमारी बहन चूंकि रोज डील करती हैं तो वो उनके लिए तो बड़ी आसान चीजें हैं। मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा ऐड करता जाऊं कि जो लो वेट मिनरल हैं, जिनका वेट कम होता है, वो 40 फीट कंटेनर में जाएंगी और जो मिनरल्स वेट जिनका ज्यादा है, जैसे स्टोन है तो उनका वेट ज्यादा होता है,
तो वो आपके 20 फीट कंटेनर में जाएंगे। एक्चुअली दोनों कंटेनर्स का वेट जो है वो 25 to 80 टन ही होगा, चाहे वो 40 फीट कंटेनर है या 20 फीट कंटेनर है, वो वेट में नहीं होगा आपके हम 40 फीट में को 50 टन ले जाएंगे, नहीं, उसके अंदर भी वेट, लेकिन जो लाइट वेट मटेरियल होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो 40 फीट कंटेनर में जाता है, और जिस वेट ज्यादा जिस मटेरियल का होता है वो छोटे कंटेनर में जाता है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मगर उसके बाद जैसे आप यहाँ से बहुत सारे, मुझे मैं इस्लामाबाद आई हूँ तो बहुत सारे माइनिंग के मुझे कस्टमर मिले, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था, अभी वो अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, खोल रहे हैं, फिर उनको ये नहीं पता। तो सबसे पहले तो ये कि जो चीज जा रही है उसकी पैकिंग लिस्ट तो बनती है। ठीक है। कमर्शियल इनवॉइस आपको पता होना चाहिए आपने कितने का गुड्स खरीदा। अच्छा, पैकिंग लिस्ट की भी थोड़ी सी मुझे डिटेल बताइएगा। पैकिंग लिस्ट सिंपल, वो कंपनी ने अपने लेटर हेड के ऊपर लिखना है कि ये सिलिका क्वार्ट्ज है, क्रोमाइट है, ये पैकिंग में है, विदाउट पैकिंग है, कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि जब आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो और अपना जो वहाँ पे जो बायर होता है फिर उसको एज पर बीएल के हिसाब से वेट भी करता है, वहाँ की पोर्ट भी इसको वेट करती है। ठीक है। और यहाँ पे माइनिंग के हिसाब से पर वेट और पर टन के हिसाब से हर चीज देखी जाती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन क्यों ना हो, मगर जब आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पर कंटेनर के हिसाब से फ्रेट लगता है। क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई चीज ट्रांसपोर्ट करते हो तो माइनिंग पर टन लग रहा होता है, और इवन परचेजिंग भी आप लोग पर टन पे ही कर रहे होते हो। मगर जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो पर कंटेनर होता है, क्योंकि एक ही कंटेनर के अंदर आप अपना माल रख के उसकी पैकिंग वैकिंग करके आप भिजवा देते हो। रही बात, अच्छा, हर कस्टमर का मैंने अपनी रिक्वायरमेंट देखी, कुछ लोग क्रोमाइट की अलग पैकिंग करते हैं, कुछ लोग कॉपर की अलग, कॉपर इनकी पैकिंग वैसे ऐसा हो नहीं सकती, वो वेट और वजन के हिसाब से गुड टू गो है, मगर ये बड़ा डैमेज करता है कंटेनर को, और डैमेज चार्जेस बहुत लग जाते हैं कंटेनर्स के अंदर, इसका भी हमने बड़ा ख्याल रखना होता है। अच्छा, ये भी आपने एक बात बता दी है कि जो डैमेजेस होते हैं ये क्या होते हैं, कोई एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है कि उसके अंदर अंदर हमने अपने उसको कंटेनर को क्लियर करना है, उससे ऊपर टाइम चला जाता है तो वो उसके ऊपर हमें डैमेजेस वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। देखिए, दो तरह के, ये तो एक अलग टॉपिक होना चाहिए। डैमेज और डिटेंशन में फर्क है। डिटेंशन होता है कैरियर का, जो कुछ कैरियर देते हैं 14 दिन, 21 दिन, कुछ 7 दिन देते हैं, वो डिपेंड करता है इक्विपमेंट साइज के ऊपर। मगर डैमेज जो होता है वो पोर्ट का होता है। 5 दिन बाद स्टैंडर्ड है कि पोर्ट ने 5 दिन आपको फ्री दी है और उसके बाद लगना शुरू हो गया है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, पोर्ट अपने 5 दिन बाद अपने पैसे लगाना शुरू, चाहे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या इंपोर्ट कर रहा हूँ, दोनों सूरतों में कुछ भी हो, आपके 5 दिन बाद आपके चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। इवन एक्सपोर्ट में भी, इंपोर्ट का मैंने आपको बताया था, जब इंपोर्ट में शिपमेंट लग जाती है तो कंटेनर्स पहले 7 दिन डिटेंशन में होता था, आप 21 दिन देना शुरू किए हैं, मगर 28 दिन पे अफगानिस्तान पे जाता है। ठीक है। इससे ज्यादा वो भी आपको पता है आजकल अफगानिस्तान की क्या है, मगर 28 दिन पे जो है ना ये चला जाता है। ये डिटेंशन जो होता है ये कैरियर से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे लॉजिस्टिक कंपनी है, हम कस्टमर को बहुत फेवर देते हैं, ठीक है, लेवल्स भी देते हैं, मगर डैमेज जो है, एक तो कंटेनर का डैमेज हो गया कि आपने क्रोमाइट भेजा, स्टोन भेजा, कंटेनर डैमेज हो गया, तो वहां पे जाके ना बायर को या किसी को भी उसकी इनवॉइस आ सकती है। ठीक है। एक डैमेज वो होता है जो पोर्ट का डैमेज होता है, ठीक है, वो डैमेज और डैमेज में फर्क है। वो डैमेज तो कंटेनर डैमेज है, उसके वो एक, चलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट हाँ, पे रखते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, मुझे भी इन चीजों का कोई नहीं पता, तो हम ये इसको नेक्स्ट पे रखते हैं। आज हम अब सिंपली लेमन, मैं फिर ये कहता हूँ कि लेमन है, उसने यहाँ पे इस्लामाबाद में या पेशावर में, मल्तान में उसका गोदाम है, उसने वहाँ पे ट्रक में लोड किया और कराची ले गया। उसने किसी भी वहाँ पे फॉरवर्डर से राब्ता किया और उसने उसको कहा कि मैं आपके एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो वो कराची पहुंच गया। उसके बाद क्या क्या स्टेप है? देखिए, आपके ऊपर है कि या तो अगर फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट स्मार्ट हो या लॉजिस्टिक स्मार्ट होगी, तो उसको कंटेनर, जो कैरियर का कंटेनर होगा वो तो कराची में मिलेगा, वो आपको पोर्ट नहीं, आपको इस्लामाबाद भी मिल सकता है, उसका वेयर हाउस में भी मिल सकता है, फैसलाबाद भी मिल सकता है, लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट पड़ेगा कुछ। कॉस्ट ये होता है कि एम्प्टी कंटेनर चेक करने पड़ते हैं हमें। कैरियर से क्या आया, हमारा कस्टमर मैं देख रही हूँ इस्लामाबाद में, जैसे आप हैं, आप कह रहे हो इस्लामाबाद में चाहिए, तो मैं उसके यार्ड पे चेक करूंगी 20 अवेलेबल है नहीं है। अदरवाइज ऑल द वे कराची से या तो वो ट्रक आए और फेलो के वापस जाए, या मेरे पास पड़ा होगा तो कुछ नहीं, हमने यार्ड से उठाना और एक ही उनको ट्रांसपोर्टेशन लगनी है। ठीक है। तीसरी ये है कि वो कराची की किसी वेयर हाउस में पहले माल जाएगा, फिर वो वहाँ पे ऑफलोड होगा, फिर वो दूसरे कंटेनर पे लिफ्ट होगा, फिर उसका वेट देखा जाएगा, उसका भी प्रोसीजर लंबा होता है। ठीक है, ठीक है। मगर हम लोग जरा स्मार्ट, क्योंकि हमारा इतना एक्सपीरियंस है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि कैरियर में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम एम्प्टी कंटेनर यहीं से पंजाब की किसी भी यार्ड से पुल कर लें, ताकि हम कस्टमर को तो हेल्प कर सके, उनकी सेविंग कर सके। देखिए, हमने सेविंग भी तो करनी है। डेफिनेटली
डेफिनेटली, अदरवाइज उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी जब वो वहां पर जाके एक दफा ऑफरोड होगा, फिर उसके दोबारा टाइम भी है, पैसा भी है, हर चीज है। Definitely. जो ठंड है, इतना ज्यादा फोग होता है, ट्रक वाले की टाइमिंग्स होती हैं, उसकी भी टाइमलाइंस को हमने बहुत सेव करना होता है। मोस्टली हम कोशिश ये करते हैं कि एम्प्टी कंटेनर हमें यहीं से मिल जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यही अगर मिनरल्स के ऊपर आप मुझसे डॉक्यूमेंट्स का पूछ रहे थे, तो वही हम लोग उस पे रहते हैं। सबसे पहले तो हमें पैकिंग लिस्ट चाहिए, कमर्शियल इनवॉइस चाहिए, एलसी चाहिए बैंक के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद एसजीएस जरूरी है। हर चीज की मटेरियल का एसजीएस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके साथ अटैच होकर ही जाता है। ठीक है, ठीक और है। ये कि इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं, आपने इंडोज करवा के, अटेस्ट करवा के, बीएल उसके साथ अटैच करवा के आपने अपने बायर को भेज दिया, यहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के। अच्छा, पोर्ट के ऊपर भी कस्टम डिपार्टमेंट वाले उसको चेक करते हैं? अगर वो कहते हैं उस पर एग्जामिनेशन पे जा सकता है। अगर क्लियरिंग एजेंट स्मार्ट हो और या नया कस्टमर, तो उस पर तो एग्जामिनेशन 5-6 दफा होता है। और पुराना कस्टमर हो जाता है, उनके पास डेटा होता है, गुड टू गो होता है। शुरू में प्रॉब्लम्स होती है, मगर एज सच मैंने देखा है इतना ज्यादा इश्यूज नहीं है, क्योंकि अमूमन यहाँ से एक्सपोर्ट चाइना ही हो रही है मटेरियल, मैक्सिमम ज्यादा, स्पेशली मिनरल्स जो है वो चाइना ही हो रहे हैं। जितने भी चाइनीज यहाँ पे हैं, या माशाल्लाह यहाँ पे इस्लामाबाद के जितने भी लोग हैं, वो इतने एक्टिव हुए हैं इस मिनरल्स के ऊपर। और हमारी पोटेंशियल माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतना ज्यादा वो मटेरियल वो दिया हुआ है, तो मटेरियल उसमें और मिनरल्स में वी आर टू गुड। हमारे पास मिनरल्स में कॉपर और है, क्रोमाइट है, लिथियम बहुत चलता है चाइना में यहाँ, मगर वो है कि वो मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, मगर ये कि हम इस पे कर सकते हैं। मगर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ बिग डील अंटिल अनलेस अगर कस्टमर एजुकेटेड हो, या अगर क्लियरिंग एजेंट या लॉजिस्टिक कंपनी वाला चाहिए। बेस्ट ये होता है कि आपने अपने पैनल पे एक एडवाइजर या लॉयर को भी रखना होता है, वो बहुत स्मार्ट वर्किंग से बता देता है, जिसके एनटीएन के थ्रू या ट्रेडिंग के थ्रू आप सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा है, डॉलर्स हैं, पाकिस्तान ग्रो करे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, इंपोर्ट के बारे में बताइएगा कि इंपोर्ट में भी यही डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या कुछ और डिफरेंट प्रोसीजर है उसका? बस अगर चाइना से कोई शिपमेंट आ रही है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उससे ये होता है कि आपको ड्यूटी में बड़ा फेवर मिलता है। ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे जो मैंने देखा है कि जो इम्पोर्टर्स उनको ये चीज पता नहीं होता, हम उनको एजुकेट करते हैं। वही वाली बात के डिपेंड करता है कि आपकी लॉजिस्टिक कंपनी और जो आपकी क्लियरिंग है वो कितना स्मार्ट है। ठीक है। और इंपोर्ट में तो ज्यादा कुछ भी नहीं है कि पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल वाले, आपको हर चीज बैंक के थ्रू आनी है। मगर ईआईएफ जो एक होता है, उसके अगर वो अप्रूव होगी बैंक से, तो क्लियरिंग एजेंट आपका माल निकाल सकता है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते उसके बगैर। तो अब ये इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि हर चीज जो है ना रजिस्टर हो रही है। ठीक है। हर चीज सिस्टमैटिक हो गई है। इवन आपकी ड्यूटी भी जो है ना इंपोर्टर उस पर वो करता है कि ऑनलाइन ऑर्डर वो चेक भी कर सकता है, उसके बाद उसकी उसी के नाम से पे ऑर्डर्स होने चाहिए। पहले तो कोई भी क्लियरिंग एजेंट जाके अपने किसी भी नाम पे जाके ड्यूटी पे करता था। अब ये है कि जो इंपोर्टर ने जिसने इंपोर्ट किया है उसी के नाम से पे ऑर्डर बन के वो कस्टम में जाता है। ठीक है। तो अच्छी बात ये चेंजेस होनी चाहिए। मगर इंपोर्ट में भी पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस, क्या कहते हैं, बिल ऑफ लीडिंग, आपको ये सारी उसके पीछे इंडोर्समेंट की जरूरत होती है उसकी, जिसके बेसिस पे आप डीओ उठाते हो। और डीओ के बेसिस के बाद आप उठाने के बाद क्लियरेंस होती है। क्लियरेंस का अगर एग्जामिनेशन में गया कुछ हुआ, अदरवाइज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू एचएस कोड, अकॉर्डिंग टू कमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, अकॉर्डिंग टू गुड, वही क्लियरिंग एजेंट आपका कितना स्मार्ट है, इसके बिहाफ पे मतलब बुक और लॉ को रख के सारा काम करके स्मार्टली आप पे कर सकते हो। अच्छा सुबह, आप कितने अरसे से ये फॉरवर्डिंग का काम कर रही हैं? मोर देन 7 years। मोर देन 7 years। मोर देन 7 years। और ज्यादातर एक्सपोर्ट जो हमारी डेफिनेटली चाइना में ही हो रही है। हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है ना वो ओवरऑल पाकिस्तान में वो हो ही यूएसए रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और हमारी जो आई नो इम्पोर्ट हमारी पाकिस्तान में ज्यादा है, मगर अगर एक्सपोर्ट बेस की बात करें तो वो कमोडिटी जो है ना एक्सपोर्ट की, दैट इज टेक्सटाइल। टेक्सटाइल, बिल्कुल, टेक्सटाइल, टॉवल्स, ये सारी चीजें हमारी बहुत ज्यादा है। ये जो है अगर इस कमोडिटी मिनरल्स में तो अब लोग ज्यादा हुए हैं, अदरवाइज ये कमोडिटी राइस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। राइस हो रहा है। अब राइस कर लें, टेक्सटाइल सारे कर लें, और इसमें दूसरे भी बहुत सारे आइटम्स हैं, मगर मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा हो रहा है। टेक्सटाइल है, टॉवल्स हैं, बेड शीट्स हैं आपकी, ये सारी की सारी यूएस जा रही है, दूसरी जगह यूरोप जा रही है, मगर मेजॉरिटी चंक जो है, जो मैसिव एक्सपोर्ट है वो यूएसए की तरफ। सही। मिनरल्स के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? मिनरल के एक्सपोर्ट के हवाले से आपने इन 7 सालों में कितने % मिनरल्स की शिपमेंट को डील किया है? देखिए मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग जहाँ तक मैंने देखा है कि ये कोविड के बाद ही मिनरल्स में लोग काफ़ी एक्टिव हुए हैं, और मैंने उसमें चाइना का इंटरेस्ट ज़्यादा देखा है। मगर ये है कि मिनरल्स के हिसाब से अभी देखा जाए तो जो ना लोग अभी उसमें जा रहे हैं,
और एक्सपोर्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें वेरिएशंस हैं हमारे और इतने विजिटिव्स और सर्कमस्टांसेस हमारे पाकिस्तान के, मगर ये कि मिनरल्स में अब मैंने इन 2-2.5 सालों में रीडिंग अपनी स्टडी स्टार्ट की कि मिनरल्स में क्या है क्या नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है चाइना में और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे काफ़ी अच्छे लिंक्स है चाइनीज़ के साथ। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो आपको पता है कि वो सीपैक के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी चीज़ें होल्ड हो गई हैं। जो दूसरी चाइनीज़ है वो फिर उनका सारा कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना ही करना है। तो बेस ये कि हमने फिर उन्होंने एक्सपोर्ट मिनरल्स पे स्टार्ट की हुई है काफ़ी। बहुत शुक्रिया मिस सुबक, आपने काफ़ी हद तक हमें गाइड किया, रहनुमाई की। तो मेरे नाज़रीन को अगर कोई भी किसी किस्म की इसके अंदर क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, क्वेश्चंस हो, तो वो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो हम दोबारा मिस सुबक से रब्ता करके उन क्वेश्चंस का आंसर लेके अपने नाज़रीन को अपडेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।